तरुण गर्ग से बिजनेस और ग्रोथ प्लान जरूर समझना चाहिए। आइए हम आपको समझाते हैं। पेश है उनके साथ ये खास देश का सबसे बड़ा आईपीओ जिसका इंतजार काफी वक्त से इन्वेस्टर कम्युनिटी को था, फाइनली उस आईपीओ की डिटेल्स आ चुकी है और आईपीओ अब लॉन्च होने जा रहा है। आईपीओ खुल रहा है 15 अक्टूबर को, क्लोज होगा 17 अक्टूबर को। हम हिंडई इंडिया की बात कर रहे हैं, हिंडई मोटर इंडिया की बात कर रहे हैं। आईपीओ का साइज जो है वो 27,000 करोड़ से ज्यादा का है। आईपीओ की सारी डिटेल्स को समझेंगे, कंपनी आईपीओ इस वक्त क्यों लेकर आई है, ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं और आगे क्या ट्रिगर्स हैं जो कंपनी की ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। मेरे साथ कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर तरुण गर्ग हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट पर। और जो सबसे जरूरी चीज है वो ये समझना कि इस वक्त जो आप आईपीओ लेकर आए हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप काफी लंबे समय से हैं, 3 दशक से हैं। आईपीओ की टाइमिंग आपने अभी कैसे सेलेक्ट की, अभी क्यों सेलेक्ट की, और क्या आपका जो सफर रहा है वो कैसा रहा है अब तक? नहीं, बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। हमें 26 साल से ज़्यादा इस देश में बिजनेस करते हुए हो गए हैं और आप देखिए कंटिन्यूसली हमने ग्रोथ किया है और अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करते रहे हैं। अपना मार्केट शेयर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेकंड बिगेस्ट प्लेयर हम रहे हैं पिछले बहुत सालों से। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट्स पे हमने फोकस किया है। इनफैक्ट ये भी एक हमारी एक बहुत ही एक अप्रोच रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमेशा बेंचमार्क रेस करने की कोशिश की है। जब वो सेंट्रो टॉल बॉय डिज़ाइन हम लेके आए थे एमपीएफआई इंजन के साथ, या i10 या i20, क्रेटा जब हम 2015 में लेके आए, उस समय एसयूवी सेगमेंट बहुत ही छोटा होता था, लगभग 13% एसयूवी का कंट्रीब्यूशन था। आज आप देखिए इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 50-52% का हो चुका है, हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 68% का हो चुका है। तो बहुत हमें प्यार मिला है। हमारा ये मानना है कि अब जबकि हम एक नए फेज में गुजर रहे हैं, नए फेज में एंटर कर रहे हैं, तो ये एक मौका है अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा इंडियनाइज करने का और इंडियन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपनी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनाने का। तो आई थिंक ये बहुत ही राइट टाइम है। पूरा विश्व भारत की तरफ एक बहुत ही अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है इंडिया के लिए। और आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेकेंड फेज ऑफ Hyundai's ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया की बिगिनिंग हम ये मानते हैं है। अब कैपेसिटी एडिशन हो रहा है पुणे प्लांट के द्वारा 2.5 लाख का, जो कि हमारी कैपेसिटी को भी लगभग 11 लाख के आसपास पहुंचा देगा। तो बहुत ही राइट टाइम है ये आईपीओ का। बिल्कुल। आपने बात कही कि आप सेकंड पे हैं लगातार बने हुए। आपने 1996 में एंट्री की थी इंडिया में, 1998 में आप सेंट्रो लेकर आए, लगातार आप सेकंड पर बने रहे और काफी लंबे समय तक, आप पिछले काफी लंबे समय से आप सेकंड पर बने हुए हैं। मैं समझना चाहता हूं कि इस दौरान जब कई कंपनियां बाहर से आई इंडिया के कॉम्पिटिटिव मार्केट में और उन्हें बाहर भी जाना पड़ा, और उस पूरे फेज के दौरान आप टिके रहे, नंबर 2 पे भी बने रहे लंबे समय तक, सीक्रेट या स्ट्रेटजी कहूं वो क्या है कंपनी का? तो देखिए, मैं बाकियों के बारे में तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे अगर आप सीक्रेट की बात करें तो हमने बहुत रिस्पेक्ट किया है हमेशा इंडियन कस्टमर को, हमेशा इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट लाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं किया कि हाँ भाई एक प्रोडक्ट ग्लोबल है उसी को ही ऐसे कैसे ला दें। तो सेंट्रो को भी हमने बहुत सोच समझ के लेके आए थे। आप और भी प्रोडक्ट देखते हैं जो कि वेन्यू हो, क्रेटा हो, एक्स्टर हो, जो बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट के हिसाब से लाया गया है। दूसरा, हमने हमेशा बेंचमार्क रेस करने की कोशिश किया है कि जैसे अब एडास है, तो आज हमारे 13 में से 8 मॉडल्स में एडास है और उसका पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, बिकॉज सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो हमने हमेशा अपनी ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ग्लोबल जो हमारे एचएमसी की कैपेबिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल किया है। एट द सेम टाइम अपने जो ईयर्स हैं वो ग्राउंड पे रखे हैं और इंडियन मार्केट के हिसाब से हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। फिर हमने एक क्वालिटी ऑफ ग्रोथ में बिलीव किया है कि ना सिर्फ वॉल्यूम और मार्केट शेयर, बल्कि एक ओवरऑल हेल्दी रूप से कंपनी को बढ़ा सकें। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एक जो अगला कारण है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें एचएमसी ग्रुप की वजह से बहुत हमें उसमें हमें सहयोग मिलता है। और लास्ट है कि लोकलाइजेशन भी हमने शुरू से एक बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक इन सब कारणों की वजह से हम इस देश में सफलता पाई है हमने। और हमारा ये मानना है कि अब आईपीओ के द्वारा, जैसे आपको बताया मैंने, हम इस सफलता को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। बिल्कुल। आपने एक बात कही कि आप ईयर्स जो है वो ग्राउंड पे रखते हैं, यानी आप खबर रखते हैं मार्केट की। तो निश्चित तौर पे आप ये देख रहे होंगे कि टाटा मोटर्स और एमएनएम जो आपके पेयर कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपना गेम अप कर रहे हैं, काफी तेजी से लॉन्चेस कर रहे हैं, वो ईवीज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो अब जो आपकी नंबर 2 की पोजीशन है उसके लिए कंपटीशन आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। इसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट खुद को फील कर रहे हैं कि आप ये पोजीशन
कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं, ये जैसे आपको हमने बताया कि पिछले 26 साल से हम सक्सेसफुली यहाँ पे रहे हैं और हमारा मानना है कि एज लॉन्ग एज आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको सक्सेस मिलती है। तो हम कंटिन्यूअसली उन फंडामेंटल्स पे, चाहे वो इंडिया कनेक्ट है, चाहे वो नए सेगमेंट्स में एंट्री है, अब ईवी जैसे है, आप देखिए क्रेटा ईवी के द्वारा हम ईवी सेगमेंट में मैस वॉल्यूम ईवी सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हमने जैसे अपने आरएसपी में बताया है 3 और प्रोडक्ट्स ईवी में आएंगे, तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थ्रो करेगी। नई कैपेसिटी जो हमारे लिए आ रही है 2.5 लाख की, वो हमें अगेन मौका देगी। हम ऑफ कोर्स एक इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक्सपोर्ट हब इंडिया को मानते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें हमें एक सस्टेनेबली ग्रो करने में मदद करेगी, जैसे कि हम पिछले 3 दशकों में लगभग सक्सेसफुल रहे हैं। हमारा मानना है कि इन स्ट्रैटेजीज के द्वारा और नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा अपना जो है ईयर्स टू द ग्राउंड को रखते हुए हम जो है ग्रोथ विद क्वालिटी विद प्रॉफिट हम मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, नई कैपेसिटी की भी बात करेंगे, लेकिन आपने क्रेटा का जिक्र किया, तो क्रेटा का रेवेन्यू शेयर में देख रहा था तो करीब करीब 30% के आसपास का सेल्स के हिसाब से शेयर है। सो क्या आप इस सेगमेंट में, चूंकि क्रेटा एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है आपके लिए, तो क्या इस सेगमेंट में आप और कोई लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं 10 लाख से ऊपर के सेगमेंट में? देखिए, मैं नए मॉडल्स के बारे में तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्रेटा की कंटिन्यूअस ग्रोथ आप देखिए, क्योंकि हमने हमेशा कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा कर रहा है, अब हमें आगे कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, आप देखिए इस बार भी जब हम इसका फेसलिफ्ट लेके आए, हमने बहुत चेंजेस किए, जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा से डबल डिजिट ग्रोथ मिली है। लास्ट ईयर भी डबल डिजिट ग्रोथ थी। आज क्रेटा बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल है। और ऐसा नहीं है कि हम एसयूवी सेगमेंट में और लॉन्चेस नहीं कर रहे हैं। आपने देखा एक्स्टर, हमने एंट्री एसयूवी सेगमेंट में एक्स्टर को लॉन्च किया, जो कि हमें बहुत सक्सेसफुल मिले हैं। उसके अलावा हमने अब जी डुअल सीएनजी सिलेंडर हमने एक्स्टर में लॉन्च किया है, उसका हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है। वेन्यू में हमने कुछ वेरिएंट्स में नया सनरूफ हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो हम कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट कस्टमर के लाते रहते हैं। आपने नए प्रोडक्ट्स की बात की, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होगी और हम उन अपॉर्चुनिटीज को हमेशा एक बड़ी ही सूक्ष्म नजर रखते हैं। अल्काज़ार फेसलिफ्ट के द्वारा हमें उस सेगमेंट में भी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा और आगे हम देखेंगे जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जैसा कि हम हमेशा करते रहे हैं पास में भी, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हम आगे मॉडल लॉन्च करते रहेंगे। लेकिन इस समय मुझे एग्जैक्ट मॉडल लॉन्चेस के जो है मैं नहीं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, एग्जैक्ट मॉडल मैं आपसे नहीं जान पाया, लेकिन ठीक है। इस पे आगे बढ़ते हैं। ईवी जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है और टॉक ऑफ द मार्केट है, उस पर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स काफी हैविली इस पे जा रहे हैं, काफी वो लॉन्चेस कर रहे हैं, वो एंट्री लेवल के सेगमेंट में भी ईवी लेकर आ रहे हैं। सो आप इसको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं आगे? देखिए, अगर आप देखते हैं भारत जो है अभी अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में है। हमारा ये मानना है कि जिस तरह प्रोत्साहन गवर्नमेंट दे रही है ईवी इंडस्ट्री को, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टैक्सेशन है, गोइंग फॉरवर्ड एक इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। आपको बताया जैसे हम 4 ईवी मॉडल अगले कुछ सालों में लाने वाले हैं। क्रेटा ईवी से शुरुआत होने वाली है। और ये भी नहीं कि सिर्फ मॉडल, हम पूरा लोकलाइजेशन देख रहे हैं। बैटरी पैक्स लोकलाइज हो रहे हैं, आगे जाके पावर ट्रेन, सेल मैन्युफैक्चरिंग, तो हर चीज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इसको एक पूरी होलिस्टिकली देख रहे हैं। और हमारा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है ये ईवी इंडस्ट्री में जो तेजी आएगी वो हम उसका एक बहुत अच्छा पार्ट बनेंगे। बिल्कुल। कैपेक्स की तरफ मैं जाना चाहता हूं कि कैपेक्स को लेकर आपके अगले 2-3 साल के लिए क्या प्लान है? आप कोई नए प्लांट्स लेकर आ रहे हैं? कैपेसिटी एडिशन आप कैसे कर रहे हैं अगले? देखिए, जो हमने अपने आरएसपी में लिखा भी है कि जो हमारा पुणे प्लांट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 6000 करोड़ का फेज 1 और फेज 2 का मिला के हमारा कमिटमेंट है। उसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट से हमने अगले जो है 26,000 करोड़ का हमने एक कमिटमेंट किया हुआ। तो टोटल मिला के लगभग 32,000 करोड़ अगले 8 से 10 साल का हमारा कैपेक्स का कमिटमेंट है। बिल्कुल। एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि आप एक्सपोर्ट काफी करते हैं, ऑलरेडी आप काफी सारे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसमें आप और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? क्या आप एक्सपोर्ट का जो अपना रेवेन्यू शेयर है इसको और बढ़ाने के बारे में प्लान कर रहे हैं और इस पर कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, हमने शुरू से ही एक्सपोर्ट पे कोई बहुत फोकस एरिया बनाया है, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने, Hyundai मोटर ग्रुप जो कि 3rd बिगेस्ट अब ऑटो OEM बन चुका है वर्ल्ड में, 190 देशों में वो है। और हम भी यहाँ से 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप मिडल ईस्ट देखते हैं, लैटिन अमेरिका देखते हैं, सेंट्रल अमेरिका देखते हैं, एशिया देखते हैं, अफ्रीका देखते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं।
तो हमारे मानना है कि ये हमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और अब जबकि हमारे पास एडिशनल कैपेसिटी भी आएगी, और जैसे जैसे हम लॉन्चेस करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, उनको हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी देखते हैं, तो इसके द्वारा हम एक एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में साथ साथ हम जो है वो ग्रोथ देख पाएंगे। और ये जो 80-20 का मिक्स है, ये एक बहुत ही हेल्दी मिक्स है, जो कि हम ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि भी किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है, किस तरह के जियोपॉलिटिकल है, बट हम हमेशा एक्सपोर्ट्स पे भी, जैसे हमने पिछले 26 सालों में किया है, आगे भी फोकस रखना चाहेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं मार्जिन पे रखना चाहता हूँ। एबिटा मार्जिन मैंने देखा कि जो बाकी पेयर्स हैं उनके मुकाबले काफी बेहतर रहा है आपका। वो आपने कैसे मजबूत रखा, कैसे कैसे आपने उसको ज्यादा रखा, और कैसे आप उसको आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे? विकास, आप लोग देखते हैं कि कैपेसिटी जो हम हैं, एक प्रूडेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, इन सब चीज़ों में हम बहुत फोकस रखते हैं। प्रीमियमाइजेशन, हमारे हाई ट्रिम परसेंटेज, जो हम चाहे वो फीचर्स हैं, सनरूफ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मिक्स, इन सब चीज़ों की वजह से हम एक बहुत अच्छा जो है एक ग्रो कर पाए सस्टेनेबली क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के द्वारा। तो ये भी हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। एबिटा मार्जिन 13% प्लस के जो हमने मार्जिन प्राप्त किए हैं, आई थिंक ग्लोबली देखिए या पीयर्स देखिए, एक बहुत ही हेल्दी मिक्स है। तो हमारा मानना है कि इन सब एफर्ट्स में इस डायरेक्शन से अगर हम चलेंगे तो हम आगे भविष्य में भी अच्छे मिक्स पा पाएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तरुण सर आपका। आज आपने कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, और इन्वेस्टर्स को सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आईपीओ की डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि हिंडे इंडिया का आईपीओ जो है वो 15 अक्टूबर को खुल रहा है, 17 अक्टूबर को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 1865 रुपए से 1960 रुपए का रखा गया है, और अगर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो ये आईपीओ का साइज करीब 27,000 करोड़ से ज्यादा का बनता है, जो अब तक देश का सबसे बड़ा आईपीओ है अभी तक के वैल्यू के हिसाब से।